प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई को बिहार की राजधानी पटना में रोड शो करेंगे और प्रधानमंत्री पटना में रात्रि विश्राम भी करने जा रहे हैं। और अगले दिन यानी कि 13 मई को पीएम राज्य के 3 लोकसभा क्षेत्र 9:30 बजे हाजीपुर और 10:30 बजे वैशाली के मोतीपुर, तो वही 12:30 बजे जो है सारण में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और बिहार बीजेपी के प्रस्ताव पर पीएमओ की मंजूरी जो है वो मिल गई है और प्रदेश भाजपा प्रधानमंत्री के तमाम कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। वहीं पीएम की ओर से बिहार में पहली बार रोड शो किया जा रहा है और पार्टी नेताओं ने बताया कि प्रधानमंत्री के रोड शो का प्रस्ताव बीते दिनों भेजा गया था और अब पीएमओ ने इसकी मंजूरी दे दी है। और पीएमओ से मंजूरी मिलने के साथ ही पटना में पीएम के रोड शो का जो चार्ट है वो तैयार किया जा रहा है और पीएम मोदी कम से कम आधे घंटे शहर में रोड शो करेंगे। और आयकर गोलंबर से पीएम का रोड शो शुरू होगा और डाक बंगला चौराहा होते हुए कदम कुआं में रोड शो समाप्त हो जाएगा। वहीं प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री जो हैं सम्राट चौधरी ने कहा कि रोड शो को लेकर आवश्यक तैयारी जो है की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत कल 10 संसदीय सीटों पर होने वाली वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी ने आज सोमवार को अपना प्रदेश अध्यक्ष बदलते हुए श्यामलाल पाल को नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है और पिछले साल ही पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष वो बनाए गए थे। समाजवादी पार्टी ने नरेश उत्तम पटेल को हटाते हुए श्यामलाल पाल को उत्तर प्रदेश में पार्टी का नया अध्यक्ष जो है वो घोषित कर दिया है। और वो पहले पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी थे और रहने वाले जो है वो प्रयागराज के हैं, प्रयागराज में वो रहा करते हैं। और इसके साथ ही नरेश उत्तम पटेल इस बार फतेहपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और फतेहपुर लोकसभा सीट पर 20 मई को वोटिंग कराई जाएगी। अखिलेश यादव की अगुवाई वाली सपा ने श्यामलाल पाल को यूपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ओबीसी वोटर्स पर निशाना साधने की कोशिश की है। और तीसरे चरण की वोटिंग से पहले पार्टी प्रदेश में जातीय समीकरण को साधने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं लोकसभा चुनावों के दौरान झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बताएं कि केंद्रीय एजेंसी रांची में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और वीरेंद्र राम मामले में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के घरेलू सहायक के यहां पर भारी मात्रा में नकदी जो है बरामद किया गया है और नोटों की गड्डियों का ढेर लगा हुआ साफ तौर पे दिखाई भी दे रहा है, जिसे देखकर अधिकारी भी ये चकरा गए कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में कैश कोई कैसे अपने घर में रख सकता है। और जब गिनने के लिए मशीनें मंगवाई गई तो अभी तक के जो मुताबिक जो आंकड़ा पाया गया है वो लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए के बीच में ये आंकड़ा है। और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आपको बताएं कि राज्य सतर्कता ब्यूरो की शिकायत से जुड़ा हुआ है, जिसमें सरकारी काम के अनुदान के बदले में कुछ कथित कमीशन का भुगतान किया गया था। और वीरेंद्र राम 2019 में सुर्खियों में आ गए थे जब एसीबी ने उनके एक अधीनस्थ से 2.5 लाख रुपए से अधिक जब्त किए थे। बाद में ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामले को अपने हाथ में ले लिया था और कथित तौर पर राम जो के नेताओं से लेकर नौकरशाही तक मजबूत इनके जो है संबंध रहे हैं और जिसके कारण वह ग्रामीण विकास विभाग के टेंडरों का प्रबंधन का काम कर रहे थे। और बीते साल फरवरी में एजेंसी ने वीरेंद्र राम से लंबी पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने 21 फरवरी 2023 को रांची, जमशेदपुर और झारखंड, बिहार और दिल्ली के कुछ अन्य स्थानों पर भी सर्च अभियान चलाया था, जिसके बाद उन्हें पकड़ा गया। एजेंसी ने तमाम परिसरों से 30 लाख का कैश, 1.5 करोड़ रुपए के गहने और कई 8 लग्जरी गाड़ियां और तकरीबन कई करोड़ों रुपए जो है वो बरामद किए थे। वहीं मेट्रो और अन्य शहरों में फ्लैट और बंगले भी जब्त किए थे। वहीं पश्चिम बंगाल के हुगली में धमाके की खबर है। आपको बताएं कि इस दौरान हुगली के पांडुआ में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। वहीं इस हादसे में 3 से 4 जो है नाबालिग घायल बताए गए हैं। सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि हुगली में संदिग्ध क्रूड बम ब्लास्ट हुआ है और धमाके में अलीम शेख नाम का व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी हुआ और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि शेख एक हिस्ट्री शीटर था।
इसके अलावा मुर्शिदाबाद के ही रानीनगर में टीएमसी और कांग्रेस समर्थकों के बीच झड़प भी देखने को मिली है और जिसके बाद ये बम फेंका गया। इस घटना में 3 लोगों के घायल होने की खबर जो है वो अभी तक मिली है। और 8 जुलाई को राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव को देखते हुए बीरभूम में सेंट्रल फोर्सेस के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला और टीएमसी के जो प्रवक्ता है जयप्रकाश मजूमदार ने ये जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे हादसों से होने वाली मौतों और घायलों की संख्या 2011 में तृणमूल सरकार बनने के बाद से बहुत ही कम हो गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि बम धमाकों में टीएमसी का हाथ है। और दावा उन्होंने ये भी करते हुए कहा कि विपक्ष खुद अपराधियों से बम बनवा रहा है और राज्य की छवि खराब करने की लगातार कोशिश कर रहा है और झूठे जो आरोप है वो कहीं ना कहीं टीएमसी पर लगा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली और नोएडा की तरह अहमदाबाद के 6 से 7 स्कूलों को धमकी भरा ईमेल जो है वो मिला है। इसमें स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी जो है वो दी गई है और कई स्कूलों से धमकी भरे ईमेल मिलने के शिकायत जो है पुलिस ने जो है वो दर्ज कर ली है। जो मौके पर बम स्क्वाड की टीम भी वहां पर पहुंची और बताया जा रहा है कि यहां भी धमकी भेजने के लिए रूस के सर्वर का इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल पुलिस की साइबर टीम ईमेल की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जिन स्कूलों को बम से उड़ाने का धमकी भरा ईमेल किया गया है उसमें भोपाल में स्थित डीपीएस और आनंद निकेतन सहित करीब 7 स्कूल शामिल हैं। अहमदाबाद के स्कूलों में जो ईमेल किए गए हैं वो दिल्ली के पैटर्न पर ही है। जिस तरीके से दिल्ली में धमकी भरे मैसेजेस किए गए थे ईमेल, वही उसी तरीके से गुजरात में भी ये घटना देखने को मिली है। वहीं जिस डोमेन से ईमेल किया गया है वह देश के बाहर का है। हालांकि स्कूलों में छुट्टियां होने के कारण बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन कल लोकसभा चुनावों के तीसरे फेज का मतदान होने के कारण पुलिस अलर्ट मोड पर है। बता दें कि ठीक इसी तरह के दिल्ली एनसीआर में भी 200 से ज़्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल जो है वो प्राप्त हुआ था। तब धमकी भेजने के लिए रूसी मेलिंग सर्वे का जो है इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने जो है ईमेल के सटीक सोर्स का पता लगाने के लिए इंटरपोल के जरिए रूसी मेलिंग सेवा कंपनी mail.ru से संपर्क किया था और पुलिस ने सीबीआई को भी पत्र लिखकर धमकी भरे ईमेल के बारे में इंटरपोल चैनलों के जरिए जानकारी मुहैया कराने की मांग की थी।